Welcome back students in our chapter 8 soil. Students, so we will continue our chapter 8 and the next topic is soil erosion. We have studied that soil is formed by natural agents like water and wind. हमने पढ़ा था कि जो सोयल है वो हमारी कैसे फॉर्म होती है, नेचुरल एजेंट से, जो क्या थे, वाटर और विंड. एंड इट कैन ऑल्सो बी कैरिड अवे बाय द सेम, और ये दोनों चीज़ ही उस सोयल को अपने साथ बहाकर ले जा सकते हैं. The process of removal of the top soil from an area by the action of natural agents like wind and water known as soil erosion. प्रोसेस ऑफ रिमूवल यानी कि जो टॉप सोयल है, टॉप सोयल का रिमूव होना, एक जगह किसी कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर जो टॉप सोयल है वहाँ से वो रिमूव हो जाए, किसकी वजह से, वाटर और विंड की वजह से, वो क्या कहलाता है, सोयल इरोजन. जैसे कि इन हिली एरियाज रेन वाटर कैन कैरी सोयल डाउन द स्लोप्स ऑफ हिल इफ इट इज़ नॉट हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ द ट्री. अगर ट्री नहीं है और उनकी रूट्स सोयल को अच्छे से बाइंड नहीं कर रही हैं, तो जो पानी आएगा, जो हिली एरियाज में रेन वाटर आएगा, वो क्या करेगा, टॉप सोयल को अपने साथ बहाकर ले जाएगा. विंड ऑल्सो इरोडेड एंड डैमेजेस द सोयल. पानी की तरह ही हवा भी जो सोयल है उसको बहा उड़ा कर ले जाती है और उसको डैमेज कर देती है. कैसे, इट ब्लोज द टॉप सोयल विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड बाय वेजिटेशन. सेम, अगर वेजिटेशन नहीं होगा, प्लांट्स ट्रीज नहीं ग्रो करेंगे, तो वो जो सोयल है, हवा क्या करेगी, उस सोयल को अपने साथ उड़ाकर ले जाएगी. विंड इज़ द एजेंट ऑफ इरोजन इन ड्राई रीजन, और मैक्सिमम ये कहाँ होता है, ड्राई रीजन में, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी कम होती है. Human activities are also responsible for causing soil erosion for habitation and urbanization. ह्यूमन ये नेचुरल एजेंट्स के साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल होती है सोयल इरोजन के लिए. किस चीज़ के लिए, हैबिटेशन के लिए और अर्बनाइजेशन के लिए. ओवरगेजिंग बाय एनिमल्स लाइक गोट शीप आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सोयल इरोजन. एनिमल्स जैसे गोट शीप, अगर वो ओवरगेजिंग कर लेंगे उसकी वजह से भी सोयल इरोजन होता है. Improper agriculture techniques like wrong tilling, loosening the topsoil for clearing weeds and preparing seed beds etc. are also responsible for soil erosion. अगर हम प्रॉपर एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि अगर रॉन्ग टीलिंग होगी या फिर हम वीड्स को क्लियर करने के लिए टॉप सोइल को लूज़ कर देंगे या सीड बेड्स बनाएंगे, अगर वो प्रॉपरली नहीं किया गया तो वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सोयल इरोजन. इसके लिए हम क्या करेंगे, वी शुड कंजर्व द सोयल्स. सो वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ soil. The process of protecting the soil from erosion is called soil conservation. soil को बचाना, क्या इरोजन होने से, यानी कि ऊपर का जो टॉप मोस्ट सोयल है वो ख़त्म होने से उसको बचाना, क्या कहलाता है, सोयल कंजर्वेशन. द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी अडोप्टेड बाय द कंजर्वेशन ऑफ सोयल. ये कुछ मेथड्स हैं, वी विल सी व्हाट दीज मेथड्स आर. ये मेथड्स क्या करते हैं, सोयल को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज प्लांटिंग ट्रीज एंड प्रिजर्विंग ग्रास लैंड्स. मैक्सिमम हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज उगाने चाहिए और जो ग्रास लैंड्स है उनको भी बचाना चाहिए. जैसे कि trees, herbs and shrubs should be planted along hill slopes and other uncultivated lands. जो हिल स्लोप हैं, जो हमारी हिल हैं उनका जो स्लोप है वहाँ पर, और जो अनकल्टिवेटेड लैंड है उन जगहों पर हमें ट्री, हर्ब, श्रब्स उगाने चाहिए. इससे क्या होगा, ट्री स्लो डाउन द हाई स्पीड विंड्स एंड इट्स रूट्स होल्ड द टॉप सोयल पार्टिकल्स. जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो बहुत हाई स्पीड विंड आती हैं उनको ये क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं विंड को, और जो रूट्स होती है इनकी वो सोयल पार्टिकल्स को अच्छे से टाइटली होल्ड कर लेते हैं. दे स्टॉप रेन वाटर फ्रॉम रनिंग ऑफ स्लोप्स. और जो स्लोप्स हैं वहाँ से जो रेन वाटर आ रहा है
स्पीड में उसको भी, जो ट्रीज़ हैं और ये जो प्लांट्स हैं, ये क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या स्लो डाउन कर देते हैं। इन कंट्री वन महोत्सव फंक्शन विल टाइम टू टाइम हेल्प टू प्लांट ट्रीज। हमारी कंट्री में वन महोत्सव होता है जो टाइम टू टाइम हमें प्लांट्स, जो है प्लांट है, ट्रीज़ है, उनको उगाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है, चिपको मूवमेंट के बारे में भी पढ़ा है, जो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, श्री सुंदरलाल बुगाना, टू स्टॉप द फॉलिंग ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ काटने के से कटने जो मैक्सिमम ट्रीज़ काटे जा रहे थे उस टाइम पे, उनको बचाने के लिए ये चिपको मूवमेंट की गई थी। The next one is step farming. Step farming is another method used for the conservation of soil. जैसे ये पहला हमारा मेथड था, उसके बाद स्टेप फार्मिंग भी एक अनदर मेथड है जिसकी वजह से हम अपनी सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ अडोप्टेड इन हिली एरियाज़। कहाँ पर अडोप्ट किया जाता है ये, हिली एरियाज़ में। इससे क्या होता है, जो रेन वाटर है जो काफ़ी स्पीड में आता है हिल स्लोप से, वो इसको वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसमें हम क्या करते हैं, टेरेसेस ऑफ फरोज आर मेड अलोंग द हिल स्लोप्स पैरेलल टू द काउंटर्स। जैसे कि हमारी स्टेयर्स होती हैं, इस तरीके से हम स्टेप्स बना देते हैं हिल में। उससे क्या होता है, उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं। क्रॉप ग्रो करने से क्या होगा, जो सोयल वॉश हो गई, सपोज एक स्टेप पे रेन वाटर आया, एक स्टेप की सोयल वो लेकर आ गया, तो वो क्या होगा, दूसरे स्टेप पर डिपॉजिट हो जाएगी। अगर वहाँ फिर थोड़ी बहुत आगे जाएगी तो वो नेक्स्ट स्टेप पर डिपॉजिट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा सोयल इरोजन नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा टॉप सोयल का लॉस नहीं होगा। द थर्ड वन इज एम्बार्कमेंट्स। To stop the flow of water, embankments of walls or ridges built with soil. जो वाटर फ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी का बहाव है, उससे रोकने के लिए हम एम्बांकमेंट्स बना देते हैं, जैसे कि दीवारें या फिर रिजेस बिल्ट कर देते हैं सोयल के साथ। सच रिजेस बिल्ट अलोंग रिवर्स एंड कैनाल्स टू रिड्यूस द इरोजन ऑफ सोयल बाय फ्लोइंग वाटर। ये मोस्टली कहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कैनाल्स हैं या रिवर हैं उनके किनारों पर बना देते हैं, ताकि सोयल इरोजन कम से कम हो, यानी कि जो फ्लोइंग वाटर है वो कम से कम सोयल को अपने साथ फ्लो करके ले जा सके। एम्बार्कमेंट ऑफ सोयल ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व वाटर। सोयल, ये इस मेथड से, ये मेथड क्या करता है, ये पानी भी बचाता है सोयल के साथ साथ। नेक्स्ट वन इज़ बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो हम अपने जो पालतू पशु हैं हमारे, या जो पशु हैं वो जो घास चर रहे हैं या ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है कवरिंग सोयल। सोयल लेफ्ट बेयर आफ्टर हार्वेस्टिंग इज कवर्ड विद ड्राई वेजिटेशन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन। जो जैसे हमारी हार्वेस्टिंग हो जाती है क्रॉप की, हमारी फसल कट जाती है, उसके बाद क्या है, हमारा जो फील्ड है वो खाली पड़ा रहता है, तो इससे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि विंड के साथ जो सोयल है, टॉप सोयल, वो रिमूव हो सकती है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए, ड्राई वेजिटेशन हम उसमें ग्रो कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सोयल है वो सोयल इरोजन हमारा ना हो। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोयल पोल्यूशन। सोयल पोल्यूशन क्या होता है, द एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, वेजिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट एक्सेट्रा आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन ऑफ सोयल। जब बहुत सारा, अगर हम एक्सेस में फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब क्या करते हैं, सोयल को कंटामिनेट, यानी कि गंदा कर देते हैं। द कंटामिनेशन ऑफ सोयल इज़ कॉल्ड सोयल पोल्यूशन। और ये जो कंटामिनेशन, यानी कि जो सोयल गंदी हो गई है, वो क्या कहलाता है, सोयल पोल्यूशन। There are mainly two ways by which soil become polluted. काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बेसिकली दो ऐसे वे हैं जिससे सबसे ज़्यादा हमारी जो सोइल है वो पोल्यूट होती है। लेट अस सी व्हाट दीज टू वेज आर। फर्स्ट वे इज़ द डंपिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहला वे क्या है,
जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फेंक देते हैं, हमें पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट जो नेचुरली डिकम्पोज नहीं होता, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। हम उसे डंप कर देंगे लेकिन वो डिकम्पोज नहीं होगा और सोयल को क्या करेगा, ख़राब करता रहेगा। और सेकंड वे कौन सा है, सेकंड इज द एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ये जो हमारे फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये दो वेज हैं जो सोयल को सबसे ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इजीली डिकम्पोज नहीं होते। दे एक्यूमुलेट इन द सोयल एंड वाटर बॉडीज एंड टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सोयल और जो वाटर बॉडीज़ होती है उसमें समा जाते हैं और बाद में लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनको अपने खाने के साथ टेकन अप कर लेते हैं, यानी ले लेते हैं, खाने के साथ ये बॉडी के अंदर चला जाता है। एंड देन एक्यूमुलेट इन द टिश्यूज, उसके बाद कहाँ इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यूज़ के अंदर। फर्टिलाइजर्स चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोयल और द वे ऑफ सोयल पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर। फर्टिलाइजर सोयल का स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके से सोयल पार्टिकल्स एक दूसरे से हेल्ड है, बाइंड करके हैं, वो तरीका भी उनका हट सकता है, चेंज हो सकता है। ग्रोइंग द सेम क्रॉप इन द सेम पार्ट ऑफ लैंड सीजन आफ्टर सीजन मेक द सोइल डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट। अगर हम एक ही क्रॉप को एक ही लैंड में, यानी एक ही फील्ड में सेम टाइप ऑफ क्रॉप को हम बारी बारी उगाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सोयल पोल्यूशन अफेक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बाय अफेक्टिंग द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। सोयल पोल्यूशन की वजह से क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था सोयल प्रोडक्शन होगा तो हमारी अच्छी क्रॉप की पैदावार नहीं होगी, यानी कि जो हमारी क्रॉप हम उगा रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी काफ़ी असर होगा। Residues of pesticides and herbicides may fill essential soil organism and thus affect soil fertility। और जो ये हमारे पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स है, इनका जो रेसिड्यू बच जाता है वो क्या करते हैं, जो सोयल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोयल की फर्टिलिटी पर भी असर होता है। स्टूडेंट्स, नाउ आवर चैप्टर 8 हैज़ बीन completed. Keep revising the complete chapter. Thank you.